जो हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति में चार चांद लगाने के लिए आ रहा है वो फाइटर जेट, जिससे पाकिस्तान भी कांपेगा और चीन भी डरेगा। इन दोनों देशों की इस टेंशन का नाम है राफेल, जो फ्रांस से उड़ान भर चुका है। 5 राफेल फाइटर जेट्स ने फ्रांस से उड़ान भरी है और 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके ये फाइटर जेट्स 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। ये राफेल जेट अंबाला पहुंचने से पहले अबू धाबी में रिफ्यूलिंग के लिए 24 घंटे के लिए रुकेंगे, ठहरेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको राफेल के कॉकपिट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। फ्रांस में भारत के एम्बेसडर जावेद अशरफ को आप राफेल के कॉकपिट में बैठा हुआ देख रहे हैं और ये कॉकपिट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये सिंगल सीटर फाइटर जेट है जिसमें जावेद अशरफ, जो भारत के राजदूत हैं फ्रांस में, वो बैठे हुए हैं और 5 फाइटर राफेल हिंदुस्तान के लिए उड़ान भर चुके हैं फ्रांस से। 29 जुलाई को यानी परसों सुबह अंबाला एयरबेस पे ये प्लेन लैंड करेंगे। इससे पहले अबू धाबी में 24 घंटे का 24 घंटे के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब टेक ऑफ किया पहले राफेल ने। आप देखिए तस्वीरें, ये जबरदस्त टेक ऑफ एक्शन राफेल का। उड़ान भरने के बाद ऐसा लगता है सीधे आसमान की तरफ जाता है और ये अपनी अचूक मारक क्षमता, अपनी मल्टीपल टारगेट को अचीव करने के लिए जाना जाता है। आज के वक्त में सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन्स में शुमार किया जाता है राफेल। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये तस्वीरें रोमांचित कर रही हैं। हम जब देख रहे हैं कि फ्रांस के एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा राफेल और 29 तारीख को यानी परसों लैंड करेगा हमारी जमीन पर, अभी से जोश बहुत हाई है ये तस्वीरें सिर्फ देखकर। हुसैन, ये जोश हाई है और ये जोश की वजह है इसकी 1.8 यानी 2223 किलोमीटर वाली ये स्पीड। और इसी गर्जना के साथ जब इसने टेक ऑफ किया मेरिग्नाक एयरबेस से, तो ये अल दाफरा एयरबेस जो कि यूएई अबू धाबी के पास है वहां पहुंचेगा। इस पूरे रास्ते में मल्टी रोल्ड जो उनका टैंकर ट्रांसपोर्ट है, यानी फ्रांस एयरफोर्स का जो टैंकर है वो रिफ्यूलिंग करेगा। उसके साथ ये इस एयरबेस पे उतरेगा। 2008 से लेकर अभी तक फ्रांस का ये एयरबेस अबू धाबी के पास है और यहां पहुंचने के बाद इस रफाल को लेने के लिए भारतीय वायुसेना के फाइटर्स और IL-78 जो कि रिफ्यूलर है वो जाएगा। और फिर उसके बाद 29 तारीख की सुबह करीबन 8:30 बजे से 9 बजे का वक्त होगा जब अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन का ये लीथल प्लेटफॉर्म यानी भारतीय वायुसेना का रफाल, जिसका टेल नंबर RB001 है, RB002, RB003, RB004, राकेश भदौरिया जो इस समय एयर चीफ मार्शल हैं, उनके नाम पर इस RB का नाम दिया गया। ये सेरेमोनियल तौर पर इसको रखा गया। और हम आपको ये भी बता दें कि अब अगले 10 दिन में यानी 29 तारीख के बाद 10 से 15 दिन में इसमें वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो पहले से इस समय अंबाला पहुंच चुके हैं, यानी पूरी कैपेबिलिटी के साथ। लेकिन मनीष, ये सारी तकनीकी बातें हैं कि लेकिन हिंदुस्तान के तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड करेगा और कब हम इसे अपने आसमानों में गरजते हुए, उड़ते हुए देख पाएंगे। एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ पूर्व एयर वाइस मार्शल सुनील नानोदकर साहब जुड़ चुके हैं। सुनील नानोदकर साहब खुद एक फाइटर पायलट रहे हैं, लेकिन एक और खास बात सुनील जी के साथ जुड़ी है, वो ये कि जिस अंबाला एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट्स की लैंडिंग होनी है, उनसे मार्शल सुनील नानोदकर अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वहां से नानोदकर सर का गहरा रिश्ता रहा है। एयर वाइस मार्शल के तौर पर भी उन्होंने भारत पाकिस्तान और भारत चीन के आसमान पर पूरी नजर रखी हुई है। नानोदकर सर के पास चलें उससे पहले एक बार जरा हम अमित पालित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप उन वादियों में हैं जो करगिल की वादियां कहलाती हैं। अभी विजय दिवस गुजरा है, वहां पर
जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं या फिर अधिकारियों से मिल रहे हैं, सैन्य अधिकारियों से, राफेल को लेकर के वहां पर किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश है? क्योंकि ये बात कही जाती कि अगर राफेल जैसा विमान उस वक्त हमारे पास होता तो ये लड़ाई करगिल की उतनी दिन तक न चली होती। बिल्कुल हुसैन, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम मौजूद थे दरास में, फिलहाल तो हम अब लद्दाख में आ चुके हैं, यानी कि लेह के करीब आ चुके हैं, फॉरवर्ड बेस के करीब। लेकिन यहां पर जो हम देख रहे हैं उससे पहले आपको जरा जिक्र करते हैं जो हमने दरास में देखा। दरास में आपको बता दें कि जो पीओके यानी कि पूरा जो एरिया लगता है, एलओसी का पूरा इलाका है, वहां पर इस वक्त एयरफोर्स के जो आधुनिक विमान है जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी है, वो भी वहां पर निगरानी करता है, जिसे हमने वहां पर निगरानी करते हुए देखा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से लद्दाख की इन वादियों में यहां पर एलएसी के करीब यहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स लगातार यहां पर निगरानी करते हैं और उसके साथ साथ यहां पर MiG-29 और Su-30 MKI भी यहां पर निगरानी करते हैं। राफेल के आने का फायदा यह होगा कि यहां पर जो MiG-29 और यहां पर Su-30 MKI जैसे विमान मौजूद हैं, तो इससे एयरफोर्स की जो यहां पर ताकत है वो दोगुनी होती है। लेकिन जब रफाल इनके साथ आ जाएगा तो इनकी ताकत दोगुनी नहीं बल्कि चौगुनी हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और राफेल की खास बात यह रहेगी कि ये जो इलाका है, अगर अंबाला बेस से वो उड़ान भरता है तो उसे लद्दाख तक आने की भी जरूरत नहीं है। वो अगर एयर स्पेस पहुंचता है सिर्फ हिमाचल के, तो वहां से वो एलएसी पर मौजूद किसी भी चीनी विमान को गिरा सकता है। तो आप समझ सकते हैं, चाहे वो एलओसी हो या फिर एलएसी हो, यहां पर मौजूद किसी भी विमान को, दुश्मन के विमान को वो कितने दूरी से टारगेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है मेटियोर, 150 किलोमीटर तक वो मार कर सकता है एयर टू एयर। तो ये सबसे बड़ी खूबी रहेगी हुसैन। बिल्कुल, मल्टीपल टारगेट को अचीव करने की ताकत रखता है और ये खूबी इसकी सबसे बड़ी मानी जाती है। सुनील सर, आप जरा समझाइए कि हाई एल्टीट्यूड खासतौर से, क्योंकि इस वक्त हम चाइना के फ्रंट पर एक बड़ी चुनौती देख रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के एतबार से राफेल आपको कितना सुटेबल लगता है? कितनी बड़ी चुनौती हम दूसरे मुल्कों के सामने पेश कर पाएंगे राफेल के जरिए? हुसैन जी, दो तीन चीजें मैं सामने रखना चाहूंगा। एक तो होता है कि हाई ऑल्टीट्यूड में किसी भी जेट इंजन का जो वो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसमें थोड़ी कमी हो जाती है ऑक्सीजन के कम होने के कारण। तो उसकी वजह से जो असर होता है इंजन के ऊपर, उसका कम से कम असर इस इंजन, राफेल का जो इंजन है उस पर देखा गया है। और उसके वजह से जो उसकी कैपेबिलिटी है वहां से टेक ऑफ करने की, पहले तो इंजन स्टार्ट करने में ही बाधा आती है। तो वो उन्होंने हम इंडिया के स्पेसिफिकेशंस जो रखे थे उसमें जो चीजें जरूरी थी उसमें वो दिया हुआ है, ताकि राफेल ठंडी हवा में इतनी ऊंची ऑल्टीट्यूड पे स्टार्ट करने में कोई कठिनाई ना हो और उसकी जो क्षमता है जो मिसाइल कैरी करने की, उसमें कम से कम उसमें बाधा पहुंचे। तो ये दो चीजों का ख्याल रखा गया है। तो जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि लेह की हवाई पट्टी से अगर राफेल को ऑपरेट करना हो तो MiG-29 के हिसाब से, जो कि पुराना जहाज है, उसके हिसाब से राफेल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। और वहाँ से चाइना के जो टारगेट्स है उन पे नज़र रखने के लिए या वहाँ एयर डिफेंस रोल में राफेल का बहुत फायदा होगा। उसके साथ साथ उसकी जो राफेल की पूरी क्षमता जो है, जो अगर उसको इस्तेमाल करनी है, जैसे अंबाला से ऑपरेट होगा या और किसी नदन एयरफील्ड से ऑपरेट होगा, तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके चाइना के जो टारगेट्स है, हमें इनके साथ जिनको हमको डाउन रखना है अगर कल को युद्ध हो। और बिल्कुल ऐसे वक्त में सुनील सर, जब चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ चल रहा है, ऐसे वक्त में राफेल का आना एक बहुत बड़ी ताकत हमें देता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन हम आपको बता दें कि लेह से हमारे संवाददाता अमित पालित हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर, इसके अलावा पूर्व एयर वाइस मार्शल सुनील नारोदकर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट कर आते हैं।